देखिए, आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है? आज का हमारा गोल रहने वाला है कि जैसे हम लोग देखिए मेन मेन जो फ़ोकस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं कि हम अपने आईपी एड्रेस को चेंज कैसे करते हैं, कि हाउ टू चेंज अवर आईपी एड्रेस, ठीक है? और फिर उससे देखो आईपी एड्रेस को चेंज करने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा आईपी एड्रेस होता क्या है? कैसे काम करता है इंटरनेट पे, ठीक है? आज हम लोग ये देखेंगे कि आईपी एड्रेस को चेंज करना क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है? हैकर्स लोग आईपी एड्रेस को क्यों चेंज करते हैं? क्या इसका यूज़ होता है इंटरनेट पे पूरा? तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कंप्लीट नॉलेज लेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। दूसरा पार्ट हम क्या करेंगे कि हम ये सीखेंगे कि आईपी एड्रेस को चेंज कैसे किया जाता है जिसे हम बोलते हैं आईपी स्पूपिंग। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्लाइड है जिसमें लिखा है कि द आर्किटेक्चर गाइडेड टू द इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए, आईपी का फुल फॉर्म होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है कि ये यूनिक एड्रेस होता है जो पूरे इंटरनेट पे क्या करता है, घूमता है पूरे इंटरनेट पे क्या करता है, यही काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिविटी। देखिए, कनेक्टिविटी होती कैसे है दो डिवाइसों के बीच में? देखिए, हो क्या रहा है कि जैसे कि पोस्टमैन है, ये क्या है, ये इसके हाथ में एक लेटर है। लेटर क्या है? डेटा पैकेट इसे मानते हैं। और ये जो पोस्टमैन है, इसे ये क्या है, इंटरनेट का काम कर रहा है यहाँ पे। और जो हमारा डिवाइस है, वो क्या है, ये होम है हमारा। और जो एड्रेस है, वो क्या है, हमारा आईपी है। आपकी जो डिवाइस की पहचान होती है इंटरनेट पे, वो केवल आपके आईपी एड्रेस के जरिए ही होती है। आपको मान लीजिए कहीं पे डेटा कुछ ट्रांसफर करना है, ये आपका क्या है, डिवाइस बी है, डिवाइस ए है ये। इसको इससे डेटा ट्रांसफर करना है। डेटा क्या होता है, पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। जब आपको अगर एड्रेस ही नहीं पता होगा कि हमें कहाँ पहुँचाना है, आपको तो पता है कि यहाँ पहुँचाना है, लेकिन इंटरनेट को नहीं पता है कि आपका जो डेटा है वो उठेगा और यहाँ कहाँ जाएगा। उसके लिए क्या होता है कि इसको एक एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और इसका एक आईपी होता है। ये क्या करता है, अपने आईपी एड्रेस का यूज़ करता है डेटा भेजने के लिए। और ये क्या करता है, बता देता है यहीं पे इंटरनेट को, क्या ये काम करना, ये डेटा उठा के इस सिस्टम को दे देना। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डेटा यहाँ जाता है, इसके पास जाता है, फिर सर्वर के पास जाता है, सर्वर क्या करता है, आईएसपी को दे देता है, आईएसपी क्या करता है, डिवाइस के पास रिटर्न कर देता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये हमारा सर्वर है, ये हमारा क्या है, सोर्स है। ये क्या कर रहा है, डेटा पैकेट ले रहा है और किसी डिवाइस को के पास क्या कर रहा है, भेज रहा है। लैपटॉप हमारा यहाँ पे क्या है, डेस्टिनेशन है। इस तरह से यहाँ पे चीजें बताई गई कि आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है किसी भी सिस्टम का, जो नेटवर्क पे प्रेजेंट होते हैं। और वो पूरे नेटवर्क में ये बताते हैं कि अपनी एक पहचान बताते हैं कि हम ये हैं, कि मैं कौन हूँ, मुझे किससे बात करनी है। इस तरह से क्या होता है, उसे एक एड्रेस से किसी भी डिवाइस को एक एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, जिस एड्रेस के थ्रू क्या होता है, पूरे इंटरनेट पे बातचीत करता है। तो आईपी एड्रेस क्या है, यूनिक एड्रेस है किसी भी सिस्टम का जो नेटवर्क पे प्रेजेंट है। देखिए, एनाटॉमी क्या है ऑफ एन IPv4 एड्रेस। देखिए, आईपी एड्रेस जो होता है हमारा दो पार्ट में होता है। एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। तो IPv4 क्या होता है, IPv4 होता है कि एक ऐसा एड्रेस जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसमें सारी न्यूमेरिक वैल्यूज प्रेजेंट है। ये एड्रेस हो गया, ये पूरा क्या है, एक एड्रेस है। और इसको क्या करा गया है, चार सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। इसमें इस वजह से इसको बोला जाता है IPv4, यानी कि इसके कितने पार्ट हैं, चार पार्ट है, इस वजह से इसको नाम दिया गया IPv4। ये जो पहला पार्ट होता है, इसके बीच में इसकी जो ये पहला ऑक्टेट है, इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्टेट। ये पहला ऑक्टेट ये होता है, दूसरा ऑक्टेट ये होता है, तीसरा ऑक्टेट ये होता है, चौथा ऑक्टेट। इसमें कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट होती हैं। इसमें भी 8 बिट, इसमें भी 8 बिट, इसमें भी 8 बिट। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से 256 के बीच में। ये जो नंबर है, ये 0 से 256 के बीच में ये चेंज हो सकता है। ये वाला भी नंबर जो है 0 से 256 के बीच में ये चेंज हो सकता है, ये भी और ये भी। तो ये पूरा क्या है, एक IPv4 का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है कि ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है। सारे पार्ट 0 से 255 के बीच में चेंज होते रह सकते हैं। मैंने 256 बोल दिया है, उसके लिए सॉरी। 0 से 255 के बीच में चेंज होते रह सकते हैं। ये 32 बिट का आर्किटेक्चर है, डिफाइन लेगेसी इंटरनेट ट्रैफिक। इस तरह से ये क्या होता है कि एक IPv4 एड्रेस है, ये पूरे नेटवर्क में क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है और यही सारा काम करता है। दूसरा था इवोल्यूशन ऑफ स्केल, IPv4 और IPv6। देखिए, अब यहाँ पे बात आती है IPv4 IPv6 में डिफरेंस क्या है। देखिए, हमें IPv6 की जरूरत पड़ी क्यों? हम चाहते तो अपना काम IPv4 से कर लेते, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो IPv4 एड्रेस था, ठीक है, ये क्या है कि इसमें सारे न्यूमेरिक नंबर्स ही आ रहे हैं यहाँ पे, न्यूमेरिक वैल्यूज ही आ रही हैं। पहले यहाँ पे भी कुछ नंबर्स आ गए, यहाँ पे कुछ नंबर आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे भी। देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन हैं ये तो बन रहे हैं, हर एक डिवाइस को एक अलग आईपी असाइन होता है। किसी भी डिवाइस का सेम आईपी कभी नहीं होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि कभी एक समय ऐसा आता है कि डिवाइसें बहुत सारी हैं, ठीक है, आईपी कम पड़ जाते हैं। तो ये शॉर्टेज की जब आईपी हो गई थी, एक बार क्या हुआ कि जो डिवाइसेस बहुत सारे हो गए इंटरनेट पे बात करने के लिए, लेकिन हमारे पास इतने आईपी नहीं थे कि हर एक डिवाइस को अलग अलग आईपी मिल सके। इसकी जो कैपेसिटी थी वो 4 बिलियन यूनिक एड्रेस जनरेट कर सकता था। 4.3 बिलियन यूजर कनेक्ट हो गए अपने अपने डिवाइसेस लेके।
अब क्या हुआ कि आईपी की शॉर्टेज पड़ गई, ठीक है? तो उसके लिए क्या करा, एक सिस्टम लाया गया जिसे हम बोलते हैं IPv6। ये क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है। इसमें क्या होता है, जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड एड्रेस बना सकते हैं हम लोग इसके कॉम्बिनेशन यूज कर करके। तो इससे जो प्रॉब्लम थी कि जो शॉर्टेज ऑफ आईपी हो जा रही थी, कुछ डिवाइसों को आईपी मिल ही नहीं पा रहा है, अब वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए लाया गया था IPv6। IPv6 क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, नंबर्स भी और अल्फाबेट भी साथ में मिलके क्या कर रहे हैं, एड्रेस जनरेट कर रहे हैं। हर एक डिवाइस को अपना अपना आईपी असाइन हो जा रहा है, और ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जा रही है। कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसमें स्टार्वेशन ऑफ आईपी हो पा रही है। ये 128 बिट का आर्किटेक्चर होता है, ये होता है 32 बिट का आर्किटेक्चर होता है। तो ये था पूरा प्रोसेस की IPv4 IPv6 में अंतर क्या है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट आईपी में क्या डिफरेंस है। देखिए, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी आईपी का, देखिए पब्लिक और प्राइवेट आईपी में मतलब क्या था कि जब हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे हमारा सेलुलर नेट है, ठीक है, कि हम अपने फ़ोन को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। हमने क्या करा, अपने सिम पे रिचार्ज करा और डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए। तो उसमें क्या होता है, वो उस फ़ोन को भी हमारे क्या होता है, एक आईपी असाइन किया जाता है। वो किसके द्वारा होता है, आईएसपी के द्वारा होता है। और जो हमारा प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसमें पता है क्या होता है कि इसमें एक राउटर होता है। हम लोग राउटर से क्या कर रहे होते हैं, अपने डिवाइसेस और लैपटॉप्स को क्या कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसको जो राउटर को जो आईपी असाइन होती है, वो असाइन करता है आईएसपी, करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और फिर राउटर क्या करता है, हमारी जो डिवाइसेस होती है उनको क्या करता है, एक लोकल एड्रेस असाइन कर देता है छोटा मोटा। इनका ये जो एड्रेस होता है, ये पूरे इंटरनेट पे विजिबल नहीं होता है। इंटरनेट पे विजिबल होता है केवल राउटर का एड्रेस। जो राउटर का आईपी होता है वो पूरे इंटरनेट को विजिबल होता है, क्योंकि इसका जो आईपी होता है वो पब्लिक आईपी होता है। और क्योंकि इसको असाइन किया गया था आईएसपी के द्वारा, तो राउटर क्या करता है, इंटरनेट से बात करता है हमारे भी आपके, तो वहां से वो चीजें लेता है। लेने के बाद में वो अपने पैकेट अपने पास रखता है। फिर क्या करता है, जिसके लिए वो चीजें आई थी, जिस डिवाइस के लिए वो चीजें भेजी गई थी, उनको क्या कर देता है, रिडायरेक्ट कर देता है। तो ये था पब्लिक और प्राइवेट का आईपी का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए, इसमें बोला गया है आर्किटेक्चर डिफरेंस प्राइवेट एंड आईपी एलोकेशन। देखिए, जो हमारा आईपी होता है वो 3 क्लास में होता है, क्लास सी, क्लास बी और क्लास सी। क्लास सी में आ जाते हैं हमारे लार्ज नेटवर्क, जैसे कि जो नेटवर्क्स जो होते हैं वो ग्लोबली एक्सेस करे जा रहे होते हैं। कि बड़े बड़े नेटवर्क्स के लिए क्या होते हैं, कुछ ऐसे आईपीज होते हैं वो रिजर्व करके रखे जाते हैं, जैसे कि जो 10 से स्टार्ट हो, 10.0.0.1 से लेके 10.255.255.255 तक जाता है। फिर आता है मीडियम क्लास। मीडियम क्लास में क्या होता है कि कुछ आईपीस होते हैं जो मीडियम क्लास के लिए मीडियम क्लास में कैटेगरी में डाले जाते हैं, जिनकी स्टार्टिंग होती है 172.16.00, और इनकी जो एड्रेस होता है वो इसी तरह से होता है। तीसरा होता है क्लास सी, जो होते हैं होम या स्मॉल नेटवर्क्स, मतलब जो लोकल एरियाज में जो राउटर के द्वारा जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, जनरली होते हैं 192.168.00। ये स्मॉल छोटे छोटे नेटवर्क्स के लिए होते हैं, जैसे कि घर में हमारा एक प्रिंटर है, प्रिंटर भी राउटर से कनेक्टेड है, हमारा लैपटॉप भी राउटर से कनेक्टेड है, फ़ोन भी राउटर से कनेक्टेड है। तो इनके लिए ये कुछ आईपीस होते हैं वो असाइन किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा देखिए, स्टैंडर्ड फॉर रेजिडेंशियल यूजर्स, मतलब जो हमारे घर के जो डिवाइसेस होते हैं वो राउटर से कनेक्टेड होते हैं, वो स्मॉल नेटवर्क्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनको ये आईपी मिल जाता है। मीडियम नेटवर्क्स की जैसे कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो हमारे सेल फोन्स वगैरह होते हैं, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, तो उनके लिए ये मान लीजिए आईपी असाइन कर दिया जाता है। जो लार्ज नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि गूगल का हो गया, और भी बड़ी बड़ी साइट्स हो गई, उनके लिए कुछ आईपी रिजर्व करे जाते हैं, उनके लिए ये आईपी हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। मतलब बड़े नेटवर्क में क्लास ए में आ गए तो उनकी आईपी इस तरह से होती है, मीडियम नेटवर्क की स्टार्टिंग 172 से होती है, उनकी स्टार्टिंग इस तरह से हो गई, और जो होम या स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं उनकी आईपी इस तरह से होती है। तो ये पूरा जो आर्किटेक्चर था, ये प्राइवेट आईपीज़ थी, इनको इस तरह से दिया गया है, ठीक है, इस तरह से कैटेगराइज़ किया गया है। अब देखिए, हमारा जो ये वाला पार्ट है, इसमें बोला गया है असाइन्ड लॉजिक स्टैटिक वर्सेस डायनामिक आईपी। देखिए, कुछ आईपीज़ होती हैं, आईपी भी यहाँ पे भी 2 तरह की आईपी हो गई, कि देखिए कुछ आईपी ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, कि जैसे कि होती हैं कुछ जैसे वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, उन उनमें भी आईपी होती है। जैसे कि देखिए, एक कोई वेबसाइट है, मान लीजिए कि आपने जाके amazon.in सर्च करा जाके। जब आप amazon.in सर्च करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा था कि amazon.in किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट में एक उसका एक एड्रेस दिया गया है, कि जब आप amazon.in सर्च करेंगे तो उसका एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को क्या करेगा, वो सर्वर सर्च करेगा, और वो उस एड्रेस की जो साइट होगी वो निकाल के आपको दे देगा। आप चाहे amazon.in से सर्च करें, या आप वो आईपी सर्च करें, रिजल्ट सेम आने वाले हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे, डेमो परफॉर्म करेंगे आगे। जैसे गूगल.com है, गूगल.com को क्या करा, एक आईपी असाइन कर दिया गया है, वो फिक्स्ड आईपी है। हर कोई यूजर जब अपने उस पे ब्राउजर पे जाके ये सर्च करेगा, तो वही साइट ओपन होगी जाके। तो जैसे कि देखिए, इनकेस में क्रिटिकल फॉर सर्वर एंड होस्टेड, जब कोई सर्वर या वेबसाइट होस्ट करी जाती है, तो उसके लिए क्या होता है, एक आईपी फिक्स्ड कर दिया जाता है, वेबसाइट्स वेयर द कंसिस्टेंट लोकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एक आईपी असाइन कर दिया जाता है, उस आईपी थे वो आईपी कभी चेंज नहीं होता, उस आईपी से केवल वही साइट एक्सेस करी जा सकती है पूरे इंटरनेट पे, ठीक है। कुछ होते हैं डायनेमिक आईपी, जैसे कि देखिए टेम्परेली फ्लूइड एड्रेसेस।
ठीक है। ये क्या होते हैं, टेम्परेरी एड्रेसेस होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर होम यूजर्स, ऑटोमेटिकली रोटेटेड बाय आईएसपी अपॉन रीस्टार्ट। देखिए आईएसपी क्या करता रहता है, कभी कभी आईपी चेंज करता रहता है हर एक डिवाइस का। जैसे राउटर होता है, राउटर भी क्या करता है, आप अभी मेरे अपने राउटर से कनेक्टेड हैं, फिर आप अपने फ्रेंड के घर चले गए, आप उसके राउटर से जाके कनेक्ट हो गए, तो आपकी क्या होगी, जो आईपी होगी बदलती रहेगी, यानी कि डायनेमिक आईपी ये कभी भी चेंज होती रहेगी आपके सिस्टम के लिए, ये कभी कभी चेंज, हमेशा चेंज होती रहेगी। टेम्परेरी एड्रेस होता है ये। तो इस तरह से आप बात करते हैं। देखिए दूसरा है द ऑटोमेशन इंजन डीएससीपी। देखिए डीएससीपी क्या है, ये था डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, जो आईपी असाइन करने का काम है वो यहाँ पे ये परफॉर्म करता है। देखिए आपने क्या करा, यहाँ पे रिक्वेस्ट करा, आपके सिस्टम ने रिक्वेस्ट करा किससे, राउटर से। सिलेक्टेड ऐप राउटर ने क्या करा, राउटर के पास बहुत सारी आईपी थी, कि ये वाली जो आईपी थी वो कि ए सिस्टम, किसी कोई एक सिस्टम था, सिस्टम ए उसके लिए असाइन थी। दूसरा वाला आईपी ये था, किसी एक सिस्टम बी के लिए असाइन थी। राउटर ने क्या करा, आपने जैसे ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट डाली कि मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ आपके नेटवर्क से। राउटर ने क्या करा, कोई आईपी एक सेलेक्ट करी, इसके पास एक आईपी का पूल था, इसने इस पूल से क्या करी, एक आईपी सेलेक्ट कर ली, कि नया यूजर आ रहा है, मैं क्या करूंगा, इसको ये वाली आईपी असाइन कर दूंगा। राउटर ने इसको ये वाली आईपी दे दी। देन क्या हुआ, देखो उसने क्या करा, लीज पे आईपी दी है, आईपी असाइन फॉर अ सेशन। एक पर्टिकुलर सेशन के लिए उसने क्या करा, एक आईपी असाइन कर दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये किसके अंदर आ जा रहा है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के अंदर, डीएचसीपी के अंदर आ जा रहा है। डीएचसीपी एलिमिनेट्स द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन बाय ऑटोमेटिकली री एड्रेसिंग प्रोसेस। मैनुअली चीज़ों को ना करते हुए जो जो डीएचसीपी का जो प्रोसेस था, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, एक ऑटोमेशन इंजन है जो हर डिवाइस को क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर रहा है। तो ये एक पूरा प्रोसेस था कि डिवाइस ने सबसे पहले रिक्वेस्ट डाली कि राउटर मुझे आपसे कनेक्ट होना है। फिर राउटर ने क्या करा, ये चेक करा कि इसको कोई आईपी देनी पड़ेगी तभी तो ये बातचीत कर पाएगा। राउटर ने एक आईपी निकाली अपने आईपी पूल से, इसको एक लोकल आईपी दे दी कि काम करो तुम ये वाली आईपी यूज़ कर लो। फिर उसको क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये आईपी इसे मिल गई है। अभी पूरा एक जो सेशन होगा उस सेशन के लिए ये आईपी यूज़ करेगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। देखिए द नेटवर्क ट्रांसलेटर डीएनएस। डीएनएस जो मैं अभी पीछे बात कर रहा था, वो तो डीएनएस की बात कर रहा है। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसकी बात हमने पिछली वीडियो में भी करी थी। इसमें देखो होता क्या है कि जैसे कि आपने क्या करा, आपको गूगल.com सर्च करना है, तो गूगल.com के लिए मान लीजिए कोई ये आईपी असाइन करी गई है, 112.250.183.111। ठीक है। डीएनएस होता क्या है कि देखिए आप हमेशा आईपी याद नहीं रख सकते हैं कि इस साइट की ये आईपी, इस साइट की ये आईपी है, तो आप क्या करते हैं कि आपको एक आईपी दे दी जाती है। कोई एक आईपी थी, आईपी के ऊपर क्या करा गया, एक स्टिकर चिपका दिया गया है। जैसे उसका एक क्या डाल दिया गया, ह्यूमन रीडेबल नेम डाल दिया गया। हम अगर ब्राउज़र पे जाके गूगल.com सर्च करेंगे, तो डीएनएस क्या करेगा, जो डीएनएस रिज़ॉल्वर होता है वो क्या करेगा, इस गूगल को किसमें चेंज कर देगा, मशीन रीडेबल फॉर्म में। यानी कि उसी पर्टिकुलर एड्रेस में उसको कन्वर्ट कर देगा 112.250, और ये क्या कर देगा, आगे भेज देगा, आईएसपी को बता देगा कि यूज़र इस चीज़ की रिक्वेस्ट डाल रहा है। तो आईएसपी क्या करेगा, उसे आगे भेज देगा सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, यही वाली एड्रेस, इसी एड्रेस पे असाइन चीज़ को निकालेगा बाहर और आपको भेज देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो गूगल.com की जो साइट होगी वो आपकी उसमें ओपन हो जाएगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस था। मान लीजिए कोई एक और आपके पास साइट है, कि मान लीजिए डॉक्टर.com, डॉक्टर.इन, ठीक है। जब आप ये टाइप करेंगे तो डीएनएस रिज़ॉल्वर क्या करेगा, कि इसको, इसके लिए जो आईपी असाइन करी गई थी, जब देखिए आपने क्या करा, कोई वेबसाइट बनाई, अब आप चाहते हैं कि कोई सारे यूज़र, जितने भी इंटरनेट पे यूज़र अवेलेबल हैं, वो इस वेबसाइट को क्या कर सकें, देख सकें। तो आप क्या करेंगे, इसको होस्ट करेंगे जाके क्लाउड पे। जब होस्ट करते हैं तो जो सर्वर होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको एक डोमेन दे देगा कि आप एक काम करिए, आप डॉक्टर.इन यूज़ करिए इस साइट के लिए। फिर इस साइट को क्या करते हैं, कि जो डीएनएस रिज़ॉल्वर होता है, जब आप कोई यूज़र जाता है अपने ब्राउज़र पे जाके उसने डॉक्टर.इन सर्च करा, तो उसको क्या होगा कि ये वाली जो ये जो मशीन रीडेबल कोड होता है, ये जो आईपी होती है, वो ब्राउज़र को, आईएसपी को मिल जाती है। फिर आईएसपी क्या करता है, इसे आगे फॉरवर्ड कर देता है। इस तरह से जो पूरा प्रोसेस होता है ये काम करता है। हर एक साइट के लिए हर एक फिक्स्ड आईपी होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बार बार ना टाइप करते हुए हमने क्या करा, इसी के ऊपर नेम डाल दिया गूगल.com। तो इसने क्या करा, हमें ये वाली साइट दे दी। इस तरह से पूरा प्रोसेस काम करता है डोमेन नेम सिस्टम का। दूसरा आता है एग्जिस्ट स्ट्रेटेजी, डिफॉल्ट गेटवे। तो यहाँ पे इमेज क्लियर नहीं होगी, लेकिन इसमें बस यही हो रहा है कि ये आपका एक कोई डिवाइस था, ये था, दूसरे डिवाइस का आईपी ये था, तीसरे डिवाइस का आईपी ये था। ये किसके द्वारा, डिफॉल्ट गेटवे के द्वारा कनेक्टेड था। फिर गेटवे ने क्या करा, इन आईपीज को छिपा लिया अपने पास, और इसने अपनी जो आईपी थी वो पूरे इंटरनेट में भेज दी। तो इस तरह से प्रोसेस काम कर रहा है, वो यहाँ पे दिखाया गया था। द राउटर्स आईपी एक्ट एज द स्पेसिफिक डोर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, कि राउटर की आईपी ही पूरे बाहर का जो वर्ल्ड था उसमें जाके बातचीत कर रहा है। तीसरा है हमारा डिकोडिंग द एड्रेस, सबनेट। देखिए ये वाली इमेज भी क्लियर नहीं है, इसमें केवल ये दिखाया गया कि जो सबनेट था यहाँ पे
5 5 और यहाँ पे 2, ये 5 और ये 5 10, ठीक है। इसमें ये बताया गया है जो आगे का जितना इतना ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा नेटवर्क की आईडी है, स्ट्रीट नेम है। और ये जो लास्ट के जो पोर्शन है ये किसका है, हमारे डिवाइस का है, ठीक है। कि इतने जो ऑक्टेट्स होते हैं, ये नेटवर्क चेंज कर सकता है। 0 से लेकर 255 तक के बीच में यहाँ पे कोई नंबर डाल सकता है, ठीक है। ये लिमिट दिखाई जा रही है बेसिकली सबनेट मास्क की। देखिए यहाँ पे बोला गया था सबनेट मास्क रिवील्स विच पार्ट ऑफ आईपी इज अ नेटवर्क एंड विच पार्ट इज अ डिवाइस। इसमें देखिए इतना पार्ट बताया जा रहा है ये हमारा नेटवर्क का पार्ट है, और इतना जो पार्ट है आईपी का हमारे, ये किसका पार्ट है, ये डिवाइस का पार्ट है। यहाँ पे देखिए नंबरिंग करी गई है कि यहाँ पे ये होगा कि नेटवर्क के अंदर 0 से लेकर 255 तक के बीच की जितनी चीजें होंगी, 255, ठीक है। नेटवर्क में ये जो पहला पार्ट है, जो पहला एड्रेस है, इसमें 0 से लेकर 255 के बीच में यहाँ पे कोई नंबर आ सकता है। इस वाले पार्ट में 0 से लेकर 255 के बीच में कोई नंबर आ सकता है। इतना जो पार्ट होगा, इतना पार्ट ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे नेटवर्क को। और इतना जो पार्ट होगा ये डिवाइस को रिप्रेजेंट करेगा। कि मान लीजिए मेरी पहला एक सिस्टम था, उसको आईपी असाइन थी 192.168.1.10। तो दूसरा सिस्टम मान लीजिए होगा, उसको असाइन होगा 192.168.1.12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये जो होता है ये नंबर ऑफ डिवाइसेस के लिए होता है, कि ये जो नंबर जैसे वैल्यू बदलेगी कि दूसरे डिवाइस को आईपी असाइन हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस काम कर रहा है, और कुछ नहीं इसमें। तीसरा है हमारा द इंटरनल डायग्नोस्टिक द लूप बैक एड्रेस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक एड्रेस मेंशन है 127.0.0.1। ये थोड़ा सा स्लाइड फंस गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस नहीं हो पाई पूरी तरह से, इस वजह से मेरी प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पे बेसिकली जो एड्रेस लिखा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए इसने बोला है था लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस क्या होता है, ये हमारे सिस्टम के अंदर ही एक पूरा प्रोसेस होता है। जिसे हम बोलते हैं लोकल होस्ट। ये जो एड्रेस है ये हमारे सिस्टम का ही एक एड्रेस है, लोकल होस्ट है। जब हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या, जब हम लोग HTML CSS से कोई, मान लीजिए हमने साइट वेबसाइट बनाई। अब वेबसाइट को हमें चेक करना कि जब ये इंटरनेट पे जाएगी तो वह कैसे करेगी, तो हम लोग डायरेक्टली तो इंटरनेट पे डाल नहीं देंगे। हम लोग पहले क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। कोड लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसका प्रीव्यू लेते हैं। जब हम प्रीव्यू लेते हैं तो उसको हम लोग रन कराते हैं उस वेबसाइट को। तो वेबसाइट जो होती है हमारे सिस्टम के अंदर ही रन हो जाती है। वो हमें ऐसी दिखती है कि ये इंटरनेट के द्वारा दिखाई जा रही है। तो ये होता है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्या करता है, जब वेबसाइट से कुछ चीज़ें हम लोग बनाते हैं और उनको देखना चाहते हैं कि जब इंटरनेट पे जाएंगे तो कैसे वर्क करेंगी, तो एक प्रीव्यू लेने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम बना दिया गया था। कि हमारे सिस्टम के अंदर ही एक सर्वर बना दिया गया था। वो सर्वर क्या करेगा, उस चीज़ को होस्ट करेगा। फिर हम लोग इंटरनेट की बिल्कुल जैसे सिमिलर होता है कि इंटरनेट पे हम लोग जाके चीज़ें चेक कर रहे हैं, वैसे ही क्या करेगा, हमें सिस्टम पे शो कर देगा कि देखिए जब ये साइट आपकी इंटरनेट पे जाएगी तो इस तरह से वर्क करेगी। यानी कि रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट जाके और लौट के आपकी सिस्टम पर ही आ जाएगी। तो ये था पूरा एक लूप बैक एड्रेस। कि जैसे ही होता था कि जब हम लोग क्या करते थे, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करी तो आईएसपी भी जाती थी, फिर आईएसपी क्या करता था, सर्वर के पास भेजता था। सर्वर उसको क्या करता, रिटर्न करता आईएसपी को, आईएसपी फिर इसको रिटर्न कर देता था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीव्यू ले रहे हैं। तो हमारे सिस्टम के अंदर भी एक पूरा सेम प्रोसेस बनाया गया है कि रिक्वेस्ट तो यहाँ से जा रही है और लौट की कहाँ पे जा चली जा रही है, आपके सिस्टम पे चली जा रही है। तो ये था लोकल होस्ट या फिर लूप बैक एड्रेस। ये हर एक सिस्टम में होती है ये चीज़। फिर है द डिजिटल फुटप्रिंट, व्हाट इज योर आईपी रिवील। अरे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक सिंबल बना था ये लोकेशन वाला, ठीक है, ऐसे करके। आप देखो इसने ये बताया कि आईपी, जो आपका आईपी होता है वो क्या क्या रिवील कर सकता है। वो ये बता सकता है कि आपकी कंट्री कौन सी है, आपके अप्रोक्सीमेट सिटी बता सकती है, आपका आईएसपी नेम बता सकता है कि आपको कौन सा आईएसपी है जो साइन किया गया है, ठीक है, कौन से आईएसपी से आप कनेक्टेड है। आपका ये हिडन डेटा कभी नहीं बताता है, ये कभी ये नहीं बताएगा कि एग्जैक्ट फिजिकल एड्रेस क्या है, स्पेसिफिक यूजर आइडेंटिटी क्या है, ये कभी नहीं बताता है। तो इस वजह से आईपी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि आईपी क्या करता है, जैसे कि आप इंटरनेट पे किसी से कनेक्टेड हैं, तो जब पुलिस कभी क्या करती है कि ट्रेस करती है किसी भी यूजर को, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसका आईपी डालती है, फिर इसमें शो हो जाता है कि उसकी अप्रोक्सीमेट लोकेशन क्या है। तो ऐसे करके आईपी हमारा वर्क करता है। आईपी हमारे इंटरनेट को में ये बताता था कि हमारी जो डिवाइस है वो कौन सी कंट्री में है, और अप्रोक्सीमेट कभी कभी सिटी भी बता देता है, कौन से आईएसपी से कनेक्टेड है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो हमारा आईपी रिवील करता है। फिर देखिए यहाँ पे एक बताया गया है पेरीमीटर डिफेंस, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि जो अटैकर होते हैं वो क्या करते हैं, डीडॉस अटैक करते हैं। डीडॉस का अटैक का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब ये होता है कि अटैकर क्या करता है, तीन चार मशीन, मान लीजिए बहुत सारी मशीन्स होती हैं। पहले एक सिंगल मशीन को क्या करता है, वो हैक करता है। हैक करने के बाद में क्या करता है, उसी मशीन के जरिए दो तीन को हैक करता है। फिर वो जो मशीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, और भी मशीन्स को आपस में कनेक्ट कर लेती हैं। जब मल्टीपल डिवाइस से क्या करा जाता है, किसी सर्वर पे एक साथ रिक्वेस्ट भेजी जाती है, हजारों लाखों की तादाद पे रिक्वेस्ट भेजी जाती है। तो हमारा जो सर्वर होता है वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि इतना सारा ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है।
वो क्या होता है, सर्वर डाउन पड़ जाता है एकदम से। तो उससे क्या होता है कि जो बिजनेस फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जो रेगुलर वर्किंग होता है, वो क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। अब मान लीजिए कोई कोई एक यूज़र है, ठीक है? उसका सारा काम इंटरनेट पे है, उसका सारा काम ही वेबसाइट सर्वर से है। अब अगर उसकी वेबसाइट पे इतना सारा ट्रैफ़िक आएगा, तो उसकी वेबसाइट क्या होगी, बहुत उसकी जो परफ़ॉर्मेंस होगी वो गिर जाएगी। जब यूज़र उसकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो एक्सेस नहीं कर पाएँगे, तो उसकी जो पूरा जो प्रोसेस है उसके बिज़नेस का, उसके बिज़नेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो जो अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कभी-कभी सर्वर पे इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज देंगे, इतना सारा ट्रैफ़िक भेज देंगे कि उसका सर्वर जो होगा वो स्लो डाउन हो जाता है, और वहीं पे जो होती है उसकी फंक्शनैलिटी टूट जाती है। तो ये होता है हमारा डीडोस अटैक होता है। इस तरह होता है डॉस अटैक, यानी कि डिनायल ऑफ सर्विसेज। उसमें क्या होता है, यूजर एक या दो सिस्टम से क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, मल्टीपल इतने सारे रिक्वेस्ट भेज देगा, इतने सारे वो हो जाएंगे, सर्वर उससे भी स्लो हो जाता है काफी। तो ये पूरा प्रोसेस था। इसमें क्या होता है कि देखिए आउटसाइड से इतना सारा ट्रैफिक आ रहा है, तो हमारे इसमें क्या होता है कि डिवाइस या सिस्टम पे पूरे में इंटरनेट पे क्या होता है, एक फायरवॉल होता है। ठीक है, वो क्या करता है, इस ट्रैफिक को क्या करता है, फिल्टर आउट करता है। जब इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है तो उसने क्या करता है, एक दीवार बना दी बीच में, कि नहीं ऐसा इस ट्रैफिक को यहीं से ही क्या करती जाए, रिफ्लेक्ट कर दिया जाए, और जो हमारा जो मेन ट्रैफिक होगा, जो अच्छा ट्रैफिक होगा, उसे क्या कर देगा, पास कर देगा, और इंटरनेट में वो पूरी तरह से हमारे प्राइवेट सिस्टम पे आ जाएंगी। ठीक है। फिल्टर द इनकमिंग ट्रैफिक टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क कोर को बचाने के लिए फायरवॉल क्या करता है, फिल्टर करता है ट्रैफिक को। वीपीएन क्या करता है, मास्क द यूजर्स पब्लिक आईपी फॉर एनोनिमिटी। और वीपीएन क्या करता है, मैंने वीपीएन को समझा ही दिया था, वीपीएन होता क्या है, कैसे काम करता है, हमारी उससे एनोनिमिटी कैसे बची रह सकती है। यहाँ पे प्राइवेट आईपी वही चीजें दी गई हैं। ये था पूरा इसका समरी था। आईपी क्या होता है, पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी क्या होता है, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, डीएनएस क्या होता है, गेटवे क्या होता है, डीएससीपी क्या होता है, सबनेट क्या होता है, लूपबैक क्या होता है, वीपीएन क्या होता है, आईएसपी क्या होता है, पैकेट क्या होता है। ये सब कुछ मैं क्या कर चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ। ठीक है। अब इस इन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डेमो लेके देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे चीज़ें की आखिर में चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। तो देखिए अभी तक जो था कि अभी तक हम ये देख रहे थे कि आईपी होता क्या है, हमने इसके बारे में पूरी जो नॉलेज थी वो हमने ले ली है कि आईपी क्या होता है, कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है। तो अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है जो वो हम समझने जा रहे हैं कि देखिए कि आईपी जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो परमानेंट आईपीज होती हैं वो काम कैसे करती हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ब्राउज़र पे जा रहा हूँ, फायरफॉक्स पे मैं गया, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं जाके सर्च करूँगा, जाके मैंने सर्च करा google.com। ठीक है, google.com एंटर किया मैंने। अभी तक इसने क्या करा, गूगल का मुझे पेज खोल के दे दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, google.com के डायरेक्टली ना सर्च करके, नेम से ना सर्च करके, मैं इसकी आईपी से सर्च करूँगा। मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे जाके मैं इसको सर्च करूँगा। मैं यहाँ पे डालूँगा 142.250.72.14। ठीक है, जैसे मैं इसे एंटर कराऊंगा, देखिए इसने फिर से क्या करा है, google.com का पेज फिर से खोल दिया है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए पहले वाले केस में ये था कि हमने google.com डायरेक्टली सर्च करा था। एक बार हम लोग फिर से जाएंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग अपने होम ब्राउज़र पे से सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे google.com, एंटर किया, देखिए इसने क्या करा, मुझे गूगल का पेज खोल के दे दिया है। अब देखिए आईपी जो होती है वो हमारी इन्फॉर्मेशन रिवील कैसे करती है। हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे आईपी लुकअप, जैसे मैं एंटर कराऊंगा, देखिए ये पहली वेबसाइट आई, मैं इस पे चला गया। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि आप आईपी एड्रेस डालिए, उससे क्या होगा, उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हम यहाँ पे एक आईपी डाल रहे हैं 172 डिटेल्स, सर्च किया, ये देखिए ये क्या बता रहा है कि इसने बताया कि होस्ट नेम, इसने ये होस्ट नेम बताया, आईएसपी क्या है, आईएसपी बता दिया यहाँ पे। फिर इसने जो सर्विस बता रहा, लोकेशन बता रहा है, ये देखिए लॉस एंजल्स की यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है। तो ये पता है किसकी, ये गूगल की आईपी है। तो ये जो सर्वर है ये कहाँ पे होस्टेड है, तो उसकी यहाँ पे लोकेशन शो कर रहा है। कंट्री कौन सी, यूनाइटेड स्टेट है, स्टेट का कैलिफोर्निया है। और ये इस तरह से यहाँ पे चीज़ें शो कर रहा है। ठीक है, नो तय करेंगे, और मान लीजिए हम यहाँ पे कोई दूसरी आईपी डालने जा रहे हैं, 10.256.192.42। ठीक है, 256 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 245 तक ही होता है। 250 एंटर किया। अब वो इस लोकेशन, ये आईपी को क्या करेगा, सर्च करेगा, ऐसी कोई आईपी अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से यहाँ पे इसने हमें नहीं शो करा। माई आईपी भी जाएंगे एक बार फिर से। तो देखिए अभी मेरे पास एक मेरे फ्रेंड की आईपी है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे डाल के दिखाएंगे कि उसकी लोकेशन और ये सब कहाँ कैसे पता करा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी आईपी एंटर करने जा रहे हैं, स्क्रीन शॉट, और
तो उसकी हम आईपी डाल रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए उसकी आईपी थी 27, उसकी आईपी थी 27.59.69.42 और मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए हुआ क्या, इसने मुझे बताया कि ये जो है, ये जो आईपी मेरे फ्रेंड के आईपी है, उसने बताया कि होस्ट नेम ये इस आईपी पे होस्टेड है। इसका जो सर्विस प्रोवाइडर है ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड है। और जो लोकेशन है, लोकेशन देखिए न्यू दिल्ली की दिखा रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखा रहा है। उसने कंट्री बताया इंडिया है, स्टेट या रीजन कौन सा है, दिल्ली है, सिटी दिल्ली है, लॉन्ग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब दे दिया है यहाँ पे आपको। ये जो है ना, ये इस तरह से जो आईपी होती है उसके उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं कि ये जो डिवाइस है कौन से लोकेशन पे है, किस जगह पे है, कौन सा शहर है या कौन सी कंट्री है। इस तरह से ये चीज़ें दिख जाती हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस कि हमने यहाँ पे देखा कि आईपी से वो चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं, लोकेशन कैसे निकाली जाती है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो जो हमारा दूसरा पार्ट बच रहा था कि आईपी को चेंज कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे। तो आई एफ कॉन्फ़िग से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी आईपी देखेंगे कि हमारी आईपी है क्या अभी। मैंने क्लियर करा, फिर यहाँ पे मैं डालूंगा आई एफ कन्फिग, कन्फिग एंटर करा। यहाँ पे देखिए इसने दिखाया मेरी आईपी भी कितनी है, 192.168.181.128। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईपी चेंज करेंगे अपनी। तो ये जो दूसरा पार्ट था कि आईपी चेंज कैसे की जाती है, वो यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे, कमांड टाइप करेंगे आई एफ कॉन्फिग, कॉन्फिग। सबसे पहले हम लोग रूट यूजर बन जाते हैं, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे sudo आई एफ कॉन्फिग, कॉन्फिग। और फिर यहाँ पे अपना वो डालेंगे, पोर्ट डालेंगे, कौन सा इथरनेट पोर्ट है, यहाँ पे इथरनेट 0। फिर हमें कौन सी आईपी चाहिए, हम लोग वो यहाँ पे आईपी डालेंगे। मान लीजिए मुझे चाहिए 192.162.128.36। फिर यहाँ पे टाइप करेंगे नेट मास्क, नेट मास्क हमने डाला है यहाँ पे 255.255.255.0। ये हमारा नेट मास्क था, हम क्या करेंगे, अब कर देंगे इसे। जैसे हम इतना इतना एंटर कराएंगे, ये हमसे क्या करेगा, पासवर्ड मांगेगा। हम यहाँ पे पासवर्ड डाल दे रहे हैं, पासवर्ड डाला, एंटर करा। अब मेरी देखिए आईपी यहाँ पे क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले मेरी आईपी थी 192.168.181, और यहाँ पे ये जो आईपी होगी मेरी किससे, इससे चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखना आईपी आपको ये यहाँ पे शो होगी, जहाँ पे अभी ये शो हो रही थी वहाँ पे ये वाली आईपी शो होगी। हम यहाँ पे फिर से चेंज करेंगे, आई एफ कॉन्फिग और एंटर किया। देखिए जो मैंने आईपी डाली थी 192.168.2.128.36, अब देखिए आईपी यहाँ पे क्या हो गई, चेंज हो गई है। इसे बोलते हैं हम लोग आईपी स्पूफिंग, यानी कि जो ओरिजिनल आईपी थी उससे ना यूज करके हमने क्या करा, दूसरी आईपी चेंज कर दिया है। इसमें देखिए होता क्या है, ये पूरा प्रोसेस हमने क्यों करा और इसका यूज क्यों किया जाता है। देखिए जब हैकर्स लोग होते हैं, हैकर्स लोग क्या करते हैं कि जो उनकी ओरिजिनल आईपी होती है, ठीक है, जो इंटरनेट के द्वारा असाइन की जाती है, जो राउटर ने उसे असाइन करा है, उसको वो क्या करते थे, चेंज कर देते हैं, किसी और का डिवाइस का जो आईपी होता है वो सेम यहाँ पे डाल देते हैं। इससे होता क्या है, जब वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, जब कोई फ्रॉड वगैरह करते हैं, तो क्या होता है कि साइबर सिक्योरिटी में एक पार्ट होता है डिजिटल फॉरेंसिक का, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं DFIR। फॉरेंसिक में क्या होता है कि आईपी के जरिए जो लॉग्स वगैरह होते हैं वो चेक किए जाते हैं कि कौन से लॉग से, कौन सी आईपी से चीज़ें क्राइम परफॉर्म किया गया है। तो जब उसे चेक करा जाता है तो हमेशा जो लोग होते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा दूसरी डिवाइस पकड़ लेते हैं। लेकिन जनरली ये होता है, उन्हें भी पता होता है कि आईपी यहाँ पे चेंज करी गई है, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं कि चेक करेंगे, लॉग्स वगैरह जब चेक होते हैं तो वहाँ पे आईपी शो गलत शो होती है। इससे जो होता है वो जो एनोनिमिटी होती है वो मेंटेन रहती है। जिस यूज़र ने क्राइम करा था उसे कभी पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो इसका जो आईपी का यूज़ होता है वो ज़्यादातर हैकर्स लोग करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग करते हैं जिनका क्रिमिनल माइंडसेट होता है, ठीक है। तो वो इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन ये आपको जो यूज़ करना है, आपको केवल सीखने के पर्पज से इसे यूज़ करना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि इसे चेंज करके आप क्राइम का परफॉर्म कर रहे हैं, पकड़े जाएंगे आप तुरंत, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि इन सब चीज़ों से बचे रहें और इन सब चीज़ों में ध्यान ना दें। केवल जो आपको बताया जा रहा है, केवल पढ़ने के उद्देश्य से इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। गलत काम कभी ना करें, और ऐसा ऐसा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी कि आईपी हम चेंज कैसे करते हैं, आईपी होता क्या है, इंटरनेट पे काम कैसे होता है टोटली आईपी से। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।